चैप्टर है बेसिकली वो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 है, इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय हमारे देश की जो इकोनॉमी थी उसकी कंडीशन क्या थी। क्या हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी या बहुत खराब थी? क्या हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी या स्टैग्नेंट थी? जैसी भी सिचुएशंस थी उसके पीछे रीजन क्या था और उसको उसके क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी जो थी हमारी इंडिपेंडेंस के समय स्टैग्नेंट थी। ठीक है, तो ये सबसे पहला चैप्टर है हमारा इस बुक का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक का। अब ये चैप्टर जो है पहले थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं, शॉर्ट नोट्स के तरीके से, फिर एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा था एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कैसा था हमारा, क्या कहते हैं इंडस्ट्री कैसी चल रही थी, और फॉरेन ट्रेड जो होता है उसकी कंडीशंस क्या थी। ठीक, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सब टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था आज़ादी के समय वो 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था। एग्जीबिटेड, हाँ बोलो, ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? पहला, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, अ वेज बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर हमें ये जानने को मिल रहा है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा इंडिया का, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था आज़ादी के समय में, वो मतलब एक तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी से गुजर रहा था, यानी प्रोडक्शन जो था वो बहुत कम था। हाई लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी यानी कि हमारी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी एग्रीकल्चर सेक्टर की। और वेज बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि जो मिट्टी थी उसके जो ओनर्स होते थे, लैंड ओनर्स जो होते थे, और जो लोग वहाँ पर काम करते थे बेसिकली जो फार्मर्स होते थे मजदूर, उनके बीच में एक बहुत बड़ी एक तरीके से खाई थी, डिस्टेंस था, यानी कि दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क था। तो ये 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। अब फैक्टर्स क्या क्या थे? बैकवर्डनेस, हमें इन तीनों कैरेक्टर से ये पता लग गया कि जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन थी वो बैकवर्डनेस कंडीशन थी, यानी तो बुरी हालत में थी कंडीशन हमारी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें। और ये स्टैग्नेशन की कंडीशन में थी। स्टैग्नेशन का मतलब होता है एक तरीके से रुका हुआ, ठहरा हुआ, जिसमें कोई ग्रोथ ना देखने को मिल रहा हो, उसे कहते हैं स्टैग्नेंट। ठीक है, तो फैक्टर्स जो थे हमारे इंडियन इकोनॉमिक एग्रीकल्चर सेक्टर के ब्रिटिश रूल के टाइम पे, वो 2 मेन फैक्टर्स थे। पहला, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश राज के टाइम पे लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट के लिए जो रूल्स बनाए गए थे, जो कानून बनाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा ही हमारी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाले थे। दूसरा, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन किया गया था। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि हमारी एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया गया, और वो फोर्स करके। कमर्शियलाइजेशन क्या होता है? जिस चीज को आप प्रोडक्शन कर रहे हो बेचने के पर्पज से, सेलिंग पर्पज से जिसका आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कॉमर्स पर्पज, है ना। यानी एग्रीकल्चर का जो कमर्शियलाइजेशन किया गया वो फोर्स्ड था। तो ये 2 ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो एक तरीके से बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन की कंडीशन में आ चुका था। क्लियर है? इन शॉर्ट, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट और फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो था हमारा उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, बहुत खराब स्थिति में था, वल्नरेबिलिटी की जो डिग्री थी वो बहुत ज्यादा थी, और लैंड ओनर्स और टिलर्स के बीच में यानी फार्मर्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा था। अब इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जब एक एक टॉपिक को देखेंगे। तो पहला टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। अब देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था हमारा आजादी के समय में, वो ये देखो सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, देख रहे हो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है सिस्टमेटिक, यानी एकदम सिस्टम के तरीके से, यानी स्टेप बाय स्टेप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तो होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्री को बढ़ाना, और एक होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी जहां लग जाए समझ जाना उसको घटाना, डिक्रीज करना एक तरीके से। तो हमारा सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था। द टर्म डिस्क्राइब्स द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इट इम्प्लाइड 2 थिंग्स। हमारी जो कंडीशन थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो इस टर्म से डिफाइन की हो सकती है, और 2 चीजें हमें इससे हमें समझ में आती हैं। पहली,
decay of world famous traditional handicraft industry owing to discriminatory policies of British government. देखो इसकी वजह से क्या हुआ, सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ब्रिटिश ने किया ब्रिटिश रूल में, उसकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, आपको पता होगा इंडिया में लोग जो है ना मतलब हाथ के कारीगर बहुत अच्छे थे, तो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो था ना हमारा वो बहुत अच्छे था और पूरे वर्ल्ड में फेमस था। और मतलब आज़ादी के समय नहीं, बहुत पहले से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल। उसका डिके होना शुरू हो गया, डिके होना मतलब वो खत्म होने लग गया धीरे धीरे। क्यों? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज लाए जिसकी वजह से हमारा वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था वो खत्म हो गया। वो क्या पॉलिसीज थी वो सब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरी बात, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री नाउ टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब एक मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर जो एक तरीके से ब्लीक ग्रोथ हुआ, एक तरीके से खुला ग्रोथ होने लग गया मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर, उसकी वजह से लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो था वो हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो थी वो कम होने लग गई। कम होने की वजह से मॉडर्न इंडस्ट्री में ग्रोथ जो है वो ब्लीक कंडीशन में होने लग गया। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में आगे। इसमें एक क्या होता? ब्लीक मतलब होता है ओपन, बिल्कुल। तो टू फोल्ड मोटिव था एक सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, टू फोल्ड मोटिव था। वो क्या था? बिहाइंड द सिस्टमेटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखो ये है टू फोल्ड मोटिव, दो मोटिव है। टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इंडिया के रॉ मटेरियल को या प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लॉइट करना, इंडिया का वेल्थ जो है रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट की फॉर्म में उसका एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लॉइट जानते हो ना, एक तरीके से उसका शोषण करना, खत्म कर देना बिल्कुल। It was required to fulfill the emerging need of industrial inputs in the wake of industrial revolution in Britain। तो आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो ब्रिटेन में चल रहा था उसमें उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और इंडिया में जो रॉ मटेरियल्स थे वो सारे यहाँ से ले गए और ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज थी वहां लगा दिया गया, यानी हमारे रॉ मटेरियल्स का एक्सप्लॉइटेशन किया गया। ये टू फोल्ड मोटिव में पहला मोटिव था। दूसरा मोटिव है टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन। अब देखो हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल ले जाके ब्रिटेन में सामान बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, अब उनको बनाने के बाद बेचने के लिए मार्केट भी चाहिए। तो एज वी नो कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट शुरू से ही रही है और अभी भी है। तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जो सामान बनेगा उसको बेचने के लिए इंडिया एक पोटेंशियल मार्केट के तरीके से काम कर रहा था, यानी एक बहुत बड़ी मार्केट के फॉर्म में इंडिया जो था वो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए काम कर रहा था। तो ये टू फोल्ड मोटिव था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे। जो टू फोल्ड मोटिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, पहला कि हम इनके रॉ मटेरियल्स को एक्सप्लॉइट करेंगे और उसके बाद इनकी जो मार्केट है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और हम अपने जो प्रोडक्ट है वो इनकी मार्केट में लाके बेचेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आएगा हमारा फॉरेन ट्रेड का, ठीक, यहाँ पे क्लोन आएगा। फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, इंडिया हैड ऑक्यूपाइड अ प्लेस ऑफ एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एंशिएंट टाइम्स। हमारे अगर इंडिया की बात करें तो हम एंशिएंट टाइम्स से ही, बहुत प्राचीन काल से ही हमारा जो फॉरेन ट्रेड रहा है वो बहुत एमिनेंस रहा है, यानी दूसरे देशों के साथ हमारा जो ट्रेड है, व्यापार है, वो काफी अच्छा रहा है। बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंडेड दिस एमिनेंस। लेकिन जब से ब्रिटिश रूल आया इंडिया के अंदर, इस एमिनेंस को एंड कर दिया, यानी कि जो हमारा एक तरीके से फॉरेन ट्रेड इतना अच्छी कंडीशन में था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आके ब्रिटिश रूल के टाइम पे धीरे धीरे खत्म हो गया। क्लियर है? अब हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है? देखो, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब ह्यूज administrative expenses were incurred by the British government to manage their colonial rule in India. Also, huge expenses were incurred by the British government to fight wars in pursuit to their policy for imperialism. देखो भाई, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन लगा रखा था, पुलिस फोर्स थी, उसके लिए ऑफिसर्स थे, बाकी चीजें जो थी, तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करता है तो उसके ऊपर पैसा भी खर्च होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो वॉर भी बहुत सारे करती थी, दूसरे देशों के साथ वॉर करती थी, और उसके अंदर जो ब्रिटेन गवर्नमेंट की जो इंपीरियलिज्म की पॉलिसी थी, इंपीरियलिज्म यानी कि दूसरे देश को अपनी कॉलोनी बनाना, जैसे इंडिया को एक कॉलोनी बना रखा था उन्होंने, तो उनकी पॉलिसी थी इंपीरियलिज्म के, अपने राज्य को बढ़ाना, अपने साम्राज्यवाद
दूसरे देशों तक स्थापित करना और सब दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बना के उनका एक्सप्लॉइटेशन करना। तो उसके लिए जो पैसा इनको आ रहा था वो इंडिया से आ रहा था। हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेस थे उनको यूज करके, उनको एक्सप्लॉइट करके इन्होंने क्या किया, हमारे वेल्थ को ड्रेन कर दिया। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी एक तरीके से हमारे इंडिया का पूरा पैसा बहा दिया और अपने यहाँ ले गए। क्लियर है? उसके बाद है डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी हमारे यहाँ की। डेमोग्राफिक कंडीशन में याद रखना, डेमोग्राफिक में हम वहाँ की बात करते हैं कि जो लोग थे बेसिकली, तो उनका जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो क्या है। The demographic conditions during the British rule exhibited all features of a stagnant and backward colony. हमारा जो डेमोग्राफिक कंडीशन था यानी लोग कैसे हैं यहाँ के, हमारे एरिया के, इंडिया के, अगर हम बात करें तो उस समय हमारे यहाँ का जो डेमोग्राफिक कंडीशन था वो एक इकोनॉमिक के लिए जो फीचर होते हैं कि कब कहेंगे कि कोई इकोनॉमी स्टेगनेंट है या बैकवर्ड है, वो पूरी सेम कंडीशन हमारी हो गई थी। हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन जो था ब्रिटिश रूल के टाइम पे वो उन सभी फीचर्स को एग्जिबिट कर रहा था जो कि एक स्टेगनेंट और एक बैकवर्ड इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है। हमारा जो बर्थ रेट और डेथ रेट था वो बहुत हाई था, 48 बर्थ रेट था और 40 डेथ रेट था पर 1000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर जो 1000 लोग पैदा हुए हैं तो बर्थ रेट जो है वो 48 है, यानी कि 48 बढ़ रहे हैं, और डेथ रेट यानी 1000 लोग में जो जितने 1000 बच्चे मतलब नए जन्म लिए हैं उनमें 40 जो थे वो मर जाते थे, डेथ रेट हो मतलब वो दिखाता है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हम जो थे, इंडिया के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर वाज सजेस्टेड बाय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द eve of independence implied lesser availability of land per head for the farming population. Accordingly, agriculture was taken largely as a means of subsistence and less as occupational or profit. तो देखो हमारे जो लोग थे बेसिकली उस समय, तो ज्यादातर लोग जो थे ना वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे, यानी खेती बाड़ी में लगे थे, किसान थे। और जो लैंड पर हेड था हमारे यहाँ पर वो बहुत कम था फार्मिंग पॉपुलेशन के लिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर था उसको सिर्फ एक मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस के फॉर्म में लिया जाता था, यानी कि एक तरीके से खाने पीने जितना रहने के लिए जितना हमें अनाज की जरूरत है हम उतना एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे। उसको एक ऑक्यूपेशन की तरीके से या प्रॉफिट के तरीके से नहीं देखा जाता था। फार्मिंग को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो लोग थे हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, वो सिर्फ अपने जीवन यापन करने के लिए मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस के लिए यूज करते थे। उसको एक ऑक्यूपेशन के तरीके से, एक व्यवसाय के रूप में, एक बिजनेस के तरीके से या प्रॉफिट कमाने के नजरिए से नहीं देखते थे हमारे जो लोग। क्लियर है? Yes. उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज। पहली बात तो ये समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। जो भी इकोनॉमिक चेंज के लिए एलिमेंट्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं, एज वेल एज एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज। इसके साथ साथ वो एलिमेंट्स जो सोशल चेंज लाए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं, एक जो इकोनॉमिक चेंज लाए और दूसरा सोशल चेंज लाने वाले एलिमेंट्स। तो इकोनॉमिक चेंज लाने वाले एलिमेंट्स और सोशल चेंज लाने वाले एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। which serve a foundation for growth and development। ठीक है, जो इकोनॉमिक चेंज होता है उससे ग्रोथ होती है, और जब सोशल चेंज भी हो इकोनॉमिक चेंज के साथ साथ तो हम कहते हैं डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर? तो एक कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो इकोनॉमिक और सोशल चेंज करने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। Development of Yes. infrastructure is a precondition to the economic and social development of a country। तो अगर हम अपने देश की या किसी भी देश की इकोनॉमी को इकोनॉमिक फॉर्म में या सोशल फॉर्म में डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्री कंडीशन है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। यानी कि अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे तभी हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। क्लियर? Economy of a Yes. country includes all production, distribution, or economic activities that relates with people and determines the standard of living। Economy of a country क्या है? Economy of a country में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जितने भी
प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो कि रिलेट्स विद पीपल एंड डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लोगों को रिलेट करती है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी एक लाइफ की स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करती है, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। ऑल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी हो या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमाइन करे, वो इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री कहलाती है। On the eve of independence, Indian economy was in a very bad shape due to the presence of British colonial rule. तो अगर हम आज़ादी की बात, इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करती हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमाइन करती हो, वो सभी चीजें इकोनॉमी में इंक्लूड हो जाती हैं। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के समय इकोनॉमी कैसी थी, तो वो बहुत ही बुरी हालत में थी, वॉज इन अ वेरी बैड शेप। क्यों थी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति में थी। उसके बाद द ब्रिटिशर्स जनरली फ्रेम्ड पॉलिसीज फेवर्ड इंग्लैंड। जो ब्रिटिशर्स थे वो कोई भी पॉलिसी बनाते थे तो वो इंग्लैंड के फेवर में बनाते थे, यानी जो पॉलिसी इंग्लैंड को प्रॉफिट अपने फेवर में वैसी पॉलिसीज बनाते थे। द ओनली पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स वाज टू अनजस्टली एनरिच देमसेल्व्स एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उनका जो एक पर्पस था, जो ओनली पर्पस था उनका, केवल और केवल एकमात्र यही पर्पस था कि वो अनजस्टली अपने ब्रिटेन को एनरिच करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, उनकी कंडीशन को सुधारना चाहते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कॉस्ट पर। Thus, in 1947, when British transferred power back to India, we inherited a crippled economy. यानी इसीलिए जब हमने 47 में जब ब्रिटिश ने हमें पावर ट्रांसफर करी तो हमें एक क्रिपल्ड इकोनॉमी इनहेरिट हुई। एक ऐसी इकोनॉमी हमें मिली जो एक तरीके से क्रिपल्ड थी। क्रिपल्ड यानी कि एक तरीके से समझ सकते हो कि एक अपाहिज इकोनॉमी। अपाहिज जानते हो ना? यस। तो ऐसी इकोनॉमी थी हमारी जब हम आज़ाद हुए थे। और उस समय सोचो कितना प्रेशर रहा होगा हमारे लीडर्स पे कि एक क्रिपल्ड इकोनॉमी को किस तरीके से फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाए, और आज देखो हम कहाँ पहुंच गए। यस। इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। अब देखो, एक नेशनल इनकम होता है और एक पर कैपिटा इनकम होता है, ठीक है। अंडर द कॉलोनियल रूल देयर वाज नो एफर्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू मेजर द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। कॉलोनियल रूल के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट ही नहीं डाला, मतलब उन्होंने नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को मेजर करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लगाया। Some individual attempts were made to measure such incomes, but produced conflicting and inconsistent results. कुछ इंडिविजुअल लोगों ने, मतलब कुछ इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने तरीके से नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजर करने के अटेम्प्ट करे, बट वो भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर गए। यानी मान लो दो लोगों ने किया और दोनों का बहुत अलग आ रहा है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन था, इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आया। द कंट्रीब्यूशन ऑफ VKRV राव एंड दादा भाई नौरोजी आर considered very significant in this context. तो एक ये वाला नाम जरूर याद रखना, दादा भाई नौरोजी का। इन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था हमारा नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को अकाउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए। अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर है बेसिकली वो डिटेल में स्टार्ट होता है, और अब हम डिटेल में एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले है लो इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर कॉलोनियल रूल। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के आने से पहले हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंट थी, हम किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं थे जब तक ब्रिटिश हमारे यहाँ नहीं आए थे। बट द ब्रिटिशर्स डोमिनेटेड इट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 200 ईयर्स। 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, डोमिनेट किया। ब्रिटिशर्स फ्रेम पॉलिसीज that protected and promoted the economic interest of their own country. उन लोगों ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो पॉलिसी सिर्फ उनके देश की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे, जो ब्रिटिश की इकोनॉमी को प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे, ऐसी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने बनाई। They transformed India into supplier of raw materials and consumer of finished goods. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। कैसा बना दिया?
रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बना दिया, यानी ऐसी कंट्री जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हो और जो फिनिश्ड गुड्स का इस्तेमाल करती हो, कंज्यूम करती हो। यानी कि उन लोगों की पॉलिसीज ने, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ने हमारे देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। फ्रॉम द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन, तो कहाँ से ये फिनिश्ड गुड हमें मिले? ब्रिटेन की फैक्ट्रीज से। सच पॉलिसीज अफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी वेरी एडवर्सली। तो इन पॉलिसीज ने इंडिया के इकोनॉमी को एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल के और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन की फॉर्म में बदल दिया। और ये पॉलिसीज जो थी, इन्होंने इन पॉलिसीज ने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट डाला। इन दिस कंटेक्स्ट, अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें, we will discuss the condition of certain sectors that were badly affected by the presence of colonial rule। यानी कि इस कंटेक्स्ट में हम उन सेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं जिन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट हुआ कॉलोनियल रूल के समय पे, यानी कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पे। तो पहला सेक्टर हमने लिया है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। Agriculture was the main source of livelihood for most of the people of India, and about 85% of the country population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from the agriculture। हमारे देश की इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर था, तो हमारे देश के 85% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थी जीने के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी सेक्टर पे रिलाई कर रही थी। In spite of such a large segment of the population being dependent of agriculture, either directly or indirectly, this sector was facing stagnation and constant deterioration as it brought forward through the following points। तो भले ही हमारे ये जो सेक्टर था, ये एक लार्ज सेगमेंट ऑफ हमारे पॉपुलेशन जो थी वो इस पे डिपेंड थी। भाई 85% तो लगभग सभी हो गए, 15% ही बचे जो कुछ थे। तो 85% पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी पे डिपेंड थी। इसके बावजूद भी ये जो सेक्टर था वो स्टैग्नेशन फेस कर रहा था। स्टैग्नेशन यानी इसके अंदर कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी और ये कांस्टेंट डिटेरियोरेशन फेस कर रहा था, यानी लगातार इसकी कंडीशन खराब होती जा रही थी। क्यों होती जा रही थी, उसके पीछे क्या रीजन थे, वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। द रीजन फॉर द स्टैग्नेशन क्या थे? तो सबसे पहला रीजन जो है वो है लैंड रिफॉर्म सिस्टम, लैंड रिवेन्यू सिस्टम। क्या रीजन थे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर इतना स्टैग्नेशन फेस कर रहा था? तो पहला रीजन है लैंड रिवेन्यू सिस्टम। द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड द जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। द जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल, यानी कि जो परमानेंट ओनर होगा किसी भी लैंड का, जमीन का मालिक जो होगा, परमानेंट मालिक, उसको कहेंगे जमींदार। जमींदार्स वर टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ द गवर्नमेंट, सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रिवेन्यू एंड दे वर एब्सोल्युटली फ्री। देखो, तो जमीन का जो मालिक होगा वो जमींदार कहलाएगा और जमींदार को एक फिक्स अमाउंट पे करना होगा गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में। अब वो जो फिक्स अमाउंट पे करेगा कहाँ से करेगा? वो करेगा किसानों से लेकर, और जमींदार जो है उनको टोटली एब्सोल्युटली फ्री कर दिया गया कि तुम फ्री हो, तुम जितना चाहो किसानों से उतना वसूल सकते हो। यानी हमें तो तुम एक फिक्स अमाउंट ही दो, लेकिन तुम किसानों से जितना चाहो वसूल सकते हो, हम उसमें कुछ नहीं करने वाले, लेकिन हमने जितना बोल दिया उतना हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमें पर ईयर एक छोटे जमीन के टुकड़े से 10,000 रुपीज के बराबर का सम चाहिए टैक्स की फॉर्म में, और जमींदार किसान से भले ही 20,000 वसूल ले, 30,000 के सम का वसूल ले, मतलब जमींदार जितना चाहे वसूल करे या ना करे, लेकिन जमींदार को जो सम फिक्स किया गया है उतना अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्लियर? Their main interest was in rent collection, regardless of the economic condition of the cultivators, and this caused misery and social tension among the laborers। तो अब इनका जो किसानों का मेन काम था वो कलेक्शन का था, रेंट कलेक्शन का। जमींदार लोग क्या करते थे, ये लोग बस इधर से कलेक्ट किया उधर देते थे, और ये लोग ये नहीं देखते थे कि कल्टीवेशन की क्या कंडीशन है, मतलब अनाज हुआ है सही से या नहीं हुआ, ये बस अपना एक तरीके से रेंट कलेक्ट करने में ध्यान देते थे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फसल अच्छी हुई है या खराब हुई है। इसकी वजह से क्या हुआ, सोशल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई लोगों के अंदर और कंडीशन जो था वो बहुत खराब हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर टू मोर सिस्टम्स, नेमली द रैयतवाड़ी एंड द महालवाड़ी वर प्रीवेलेंट। जमींदारी सिस्टम के अलावा दो और सिस्टम थे, एक था रैयतवाड़ी सिस्टम और दूसरा था महालवाड़ी सिस्टम। अब ये रैयतवाड़ी और महालवाड़ी क्या है?
इसके बारे में डिटेल में देख लो। बेसिकली आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर ये डाला है। रैयतवाड़ी सिस्टम, दिस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंस्टीट्यूटेड इन द लेट 18th सेंचुरी बाय सर थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1820। तो मद्रास के गवर्नर थे 1820 में, थॉमस मुनरो ने इसको लाया था रैयतवाड़ी सिस्टम को। दिस वाज प्रैक्टिस्ड इन द मद्रास एंड बॉम्बे एरियाज। तो मद्रास और बॉम्बे एरिया, देखो मद्रास जो था, यहाँ पर मद्रास में यूपी, बिहार, तुम्हारा पूरा एरिया आ जाता था, पश्चिम बंगाल, सॉरी मद्रास और बॉम्बे साउथ का एरिया, सॉरी। तो मद्रास और बॉम्बे एरिया जो था वो, और एज असम एंड कूर्ग प्रोविंस। तो कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा था ये? मद्रास में, बॉम्बे एरिया में, असम में और कूर्ग प्रोविंस में। इन दिस सिस्टम द peasants or cultivators were regarded as the owners of the land. They had ownership rights, could sell, mortgage or gift the land। अब देखो, जो किसान होते थे बेसिकली, या जो कल्टीवेटर्स होते थे, जो खेती करते थे, वही ओनर होते थे। जमींदारी सिस्टम में क्या है? ओनर कौन है? जमींदार है। लेकिन यहाँ पर ओनर कौन है? जो किसान है, जो कल्टीवेटर है, वही ओनर है, और उसके पास ओनरशिप राइट है। वो अपनी जमीन बेच सकता है, किराए पर लगा सकता है, या चाहे तो गिफ्ट कर सकता है किसी दूसरे को। द टैक्सेस वर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पीजेंट्स। और गवर्नमेंट खुद आती थी और टैक्स कलेक्ट करती थी किसानों से। यहाँ पर बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं था। द रेट वर 50% इन ड्राईलैंड एंड 60% इन द वेटलैंड। ड्राईलैंड जो सूखा एरिया है, वहाँ पर 50% जो भी प्रोडक्शन होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया जाएगा टैक्स के फॉर्म में, और अगर वेटलैंड है तो 60%। The rates were high and unlike the permanent system, they were open to being increased। यानी कि ये जो रेट्स थे ये बहुत ज्यादा हाई है, दिख रहे हैं आपको। 50% 60% अगर टैक्स दे देंगे तो बचता ही क्या था। और ये जो रेट थे ये बढ़ा भी दिए जा सकते थे। परमानेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, लेकिन रैयत वाली सिस्टम में इन रेट्स को बढ़ा दिया जाता था। ओपन थे, इंक्रीज भी हो सकता था और डिक्रीज भी हो सकता था। इफ दे फेल्ड टू पे द टैक्स दे वर एविक्टेड बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई किसान टैक्स नहीं दे पाता था तो उनकी जमीन जो थी वो गवर्नमेंट छीन लेती थी। रैयत मींस पीजेंट और कल्टीवेटर्स। तो रैयत का क्या मतलब होता है? किसान या कल्टीवेटर। हियर देयर वर नो मिडल मैन। रैयत वाली सिस्टम में कोई मिडल मैन नहीं था। जैसे जमींदारी सिस्टम में जमींदार होते थे ना, वैसे यहाँ पर कोई मिडल मैन नहीं था। बट सिंस हाई टैक्सेस हैड टू बी पेड ओनली इन केस, यानी कि क्योंकि बहुत हाई टैक्स देना पड़ रहा था, नो ऑप्शन ऑफ पेइंग इन काइंड एज बिफोर द ब्रिटिश। और काइंड की फॉर्म में, यानी कि आप सामान दे दो, ऐसा तो कोई था नहीं। द प्रॉब्लम ऑफ मनी लेंडर्स केम इनटू द शो। तो इसकी वजह से क्या हुआ? मनी लेंडर जो होते थे, जो लाला होते थे, लाला जानते हो? लाला फिल्मों में देखा होगा कि किसानों को लाला जो होता है ना, वो पैसा देता है, लोन। उनको मनी लेंडर्स कहते थे। तो देखो, रैयत वाली सिस्टम में किसान को मनी के फॉर्म में, हेलो, देखो रैयत वाली सिस्टम में किसान को मनी की फॉर्म में टैक्स देना है। अब मान लो कि किसान के पास पैसा नहीं है, वो चाहे ना अनाज दे के काम चला ले, तो वो काइंड के फॉर्म में नहीं दे सकता टैक्स। तो अब वो क्या करेगा? वो जाएगा मनी लेंडर के पास और उनसे क्या करेगा? उधार लेगा, लोन लेगा, ठीक है, और फिर वो लोन लेकर पैसा गवर्नमेंट को टैक्स देगा। और लोन के चक्कर में क्या होगा? जो मनी लेंडर थे वो बाद में बहुत ज्यादा हैवी इंटरेस्ट लगा देते थे, जिसकी वजह से किसानों की हालत और ज्यादा खराब हो जाती थी। ये सब चीजें आपने हमारी हॉलीवुड की मूवीज में, बॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा। उसके बाद एक महलवारी सिस्टम है, 1833 में आया था ये। 1820 में ये है रैयतवाड़ी सिस्टम। उसके बाद महलवारी सिस्टम 1833, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम का है। गवर्नर जनरल थे ये भी, इंडिया के गवर्नर जनरल थे। तो दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा सेंट्रल प्रोविंस, गंगेटिक वैली, पंजाब एक्सेट्रा। तो ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया? एक तरीके से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया जो था, आगरा हो गया, सेंट्रल प्रोविंस यानी कि हमारा यूपी वाला एरिया हो गया, उसके बाद गंगा वैली जो है हमारी, गंगेटिक वैली वाला एरिया हो गया, पंजाब का एरिया सब हो गया। तो यहाँ पर इन जगहों पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने महलवारी सिस्टम को एस्टेब्लिश किया था। दिस हैड एलिमेंट्स ऑफ बोथ जमींदारी एंड द रैयतवाड़ी सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या हुआ? इन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया, जमींदारी सिस्टम को और रैयतवाड़ी सिस्टम को मिला दिया। दिस सिस्टम डिवाइडेड द लैंड इनटू महाल्स। एक लैंड को, एक जमीन को महल में चेंज कर दिया गया। समटाइम्स अ महल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वन और मोर विलेजेस।
तो एक महाल जो था कभी कभी एक या एक से ज्यादा गांव मिलकर भी बना सकते थे। टैक्स वॉज एक्सेस्ड ऑन द महाल। तो ये जो महालवाड़ी है ना, महालवाड़ी, तो वही है महाल। जैसे रैयतवाड़ी में रैयत मतलब वो था किसान, वैसे ही महालवाड़ी। yes, तो महाल मतलब कि जो जमीन था उसको महाल में डिवाइड कर दिया गया, और जो महाल होते थे वो कई बार एक गांव और कई बार एक से ज्यादा गांव मिलकर बनाते थे। टैक्स कौन देता था? टैक्स महाल के थ्रू एक्सेस किया जाता था। ईच इंडिविजुअल फार्मर yes, गिव हिज शेयर, और हर एक इंडिविजुअल अकेला किसान अपना अपना। तो जो टैक्सेस होते थे बेसिकली वो महल्स के थ्रू एक्सेस किए जाते थे, और हर किसान को अपना अपना इंडिविजुअल शेयर देना होता था। ओनरशिप जो yes, होती थी, ओनरशिप राइट्स यहाँ पर भी किसान के, एक पीजेंट के पास होती थी। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय विलेज हेडमैन और विलेज लीडर, yes, जिसको लंबरदार कहा जाता था। जो गांव का एक yes, तरीके से लीडर होगा उसको हेडमैन कहा जाता था, और जिसको हिंदी में लंबरदार कहते हैं, और वो कलेक्ट yes, करेगा रेवेन्यू। इट इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रेंट फॉर डिफरेंट सॉइल क्लासेस। अब इसने अलग अलग सॉइल क्लासेस के लिए, जैसे ज्यादा फर्टिलाइज है सॉइल है, लैंड है, लेस फर्टिलाइज है, तो उसके लिए एक एवरेज का कॉन्सेप्ट इसने इंट्रोड्यूस कराया। द स्टेट शेयर ऑफ द रेवेन्यू वाज 66% ऑफ द रेंटल वैल्यू। द सेटलमेंट वाज एग्रीड अपॉन 30 ईयर्स। ये 30 साल के लिए था, और 66% जो था रेवेन्यू शेयर वो रेंटल वैल्यू के थ्रू दिया जाता था। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड द मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम बिकॉज विलेज हेडमैन बिकेम वर्चुअली अ जमींदार। तो ये जो सिस्टम था एक तरीके से, इसको भी मॉडिफाइड जमींदारी सिस्टम ही कहा जाता था, क्योंकि इस सिस्टम में भी जो गांव का जो मेन लीडर होगा वो कौन बनेगा? जो ज्यादा पावरफुल पर्सन होगा, और उस समय पर्सन कौन था? जमींदार जो होते थे वही पावरफुल थे। तो वर्चुअली yes, जो जमींदार होते थे वही लीडर बन गए, और वही जो जमींदारी सिस्टम जैसा था वही बंदोबस्त एक तरीके से दोबारा हो गया। oh, yeah, तो बेसिकली हमने ये देखा कि जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था हमारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लैंड रिवेन्यू सिस्टम था, yes, जमींदारी सिस्टम, जिसमें जमींदार को पूरी तरीके से छूट मिली हुई थी कि वो कितना भी पैसा टीलर से वसूल सकते हैं, yes, और गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट देंगे। इसकी वजह से जो कंडीशन थी वो और देंगे, ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि जो जमींदार होते थे वो एक तरीके से रहम नहीं खाते थे और किसानों से पैसा वसूलते थे, चाहे कल्टीवेशन अच्छी हुई हो या फसल खराब हुई हो। जो दूसरा रीजन है yes, वो है लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, वो बहुत कम थे, बिकॉज द टिलर्स हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेंट। तो जो किसान होते थे, जो टिलर होते थे बेसिकली, जो दूसरों की जमीन पर, जमींदार की जमीन पर खेती करते थे, तो yes, उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट जो था वो रेंट की फॉर्म में पे करना होता था, जिसको लगान yes, कहते थे। लगान मूवी yes, देखी है आपने? हाँ आमिर हाँ, खान देखिए की। देखिए, हाँ, तो हाँ, लगान कहते थे। लगान जो होता था एक तरीके से रेंट होता था जो किसान को देना होता था। देयर वर yes, नो लेफ्ट विद एनी सरप्लस टू बी एबल टू प्रोवाइड फॉर रिसोर्सेज नीडेड इन एग्रीकल्चर इन फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स और प्रोवाइडिंग फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज। yes, दिस फर्दर लोवर्ड द yes, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो देखो रेंट जो था ना वो बहुत ज्यादा होता था, तो ह्यूज अमाउंट में जब रेंट देते थे, लगान दे देते थे, तो कोई सरप्लस बचता ही नहीं था, यानी कोई सेविंग बचती ही नहीं थी। लगान देने के बाद कुछ पैसा ही नहीं बचता था ताकि उनको फर्टिलाइजर्स पे खर्च किया जाए। भाई खेती करने के लिए अगली बार मतलब और ज्यादा अगर किसान चाहे तो वही बीज लगता है ना, खेती करने में भी तो इन्वेस्टमेंट लगती है। yes, तो किसानों के पास कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरप्लस वैल्यू बचती ही नहीं थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जो एक तरीके से प्रोडक्टिविटी था वो धीरे धीरे घटता जाता था। उसके बाद तीसरा जो रीजन है वो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड रीजन है, इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइज कर दिया गया। द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इससे क्या मतलब है? रेफर्स टू शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर सेल इन द मार्केट। ये एक शिफ्ट है। इसमें क्या होता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप कल्टीवेशन करते थे पहले, लेकिन उसको शिफ्ट yes, करके आपने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। किसके पर्पस के लिए? मार्केट में बेचने के पर्पस के लिए। पहले भी बताया था कि yes, कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन से कल्टीवेशन फॉर सेल इन द मार्केट का जो शिफ्ट होता है उसको कमर्शियलाइजेशन कहते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। इसी को कैश क्रॉप भी कहा जाता है। मार्केट में बेचेंगे तो पैसा आएगा ना, तो yes, कैश क्रॉप। अब देखो मार्केट में हर टाइप की जो क्रॉप है ना वो नहीं बिकती। मार्केट में हर टाइप के क्रॉप की डिमांड नहीं होती थी, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते थे जिनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा थी। तो अब जो शिफ्ट था वो सेल्फ कंजम्पशन से हटाकर मार्केट में बेचने के लिए तो हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, जो फार्मर्स थे उनको वो चीजें उगानी पड़ी जो मार्केट में बिक रही थी, जैसे कॉटन, इंडिगो, एक्सेट्रा।
हाँ देखो, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन to cultivation for sale in the market. It also refers to cultivation for cash crops. अब cash crops के लिए cultivation होने लगा है. cash crops यानी cotton, indigo etc. क्योंकि cotton की और indigo की डिमांड जो थी वो ज़्यादा थी और इनको बेचने पर कैश के फॉर्म में पैसे मिल जाते थे, तो किसानों ने क्या किया, इन चीज़ों को उगाना शुरू कर दिया. Due to the commercialization of agriculture, commercialization की वजह से क्या हुआ, there was some evidence of a relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country, but this could not help in improving the conditions of the Indian farmers. देखो कैश क्रॉप से कुछ एरियाज में जो कैश क्रॉप की यील्डिंग है, पैदावार है, वो रिलेटिवली बढ़ गई, यानी कि कुछ स्टेट्स में ये जो कैश क्रॉप का कल्टीवेशन था वो बढ़ गया, लेकिन फिर भी इंडिया की जो सभी पूरे इंडियन फार्मर्स की जो कंडीशन थी वो इससे इम्प्रूव नहीं हो पाई. नहीं. Instead of producing food crops, farmers were producing cash crops, which were ultimately to be used by British industries. तो भाई फूड क्रॉप्स की जगह जो फार्मर्स थे वो कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे थे. और फूड क्रॉप की जगह अगर आप कैश क्रॉप को प्रोड्यूस करोगे तो कैश क्रॉप से प्रॉफिट किसका होगा, कैश क्रॉप से अल्टीमेटली प्रॉफिट जो था वो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का था, क्योंकि ये कॉटन, ये इंडिगो जो प्रोड्यूस हो रहा था ये रॉ मटेरियल की फॉर्म में ब्रिटेन चला जाता था और फिर वहां पर इंडस्ट्रीज होती थी, वहां से वो प्रोडक्शन होता था, फिर यहाँ पर बिकने के लिए आ जाता था. तो बेसिकली आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार सम कर देता हूँ, और स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सेकंड सेक्टर है वो कल पढ़ेंगे. yes. तो आज हमने पढ़ा है कि हमारी जो इकोनॉमी थी उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर के. बहुत प्रोडक्टिविटी कम थी, वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, किसानों और जमींदार के बीच में एक गैप था बहुत बड़ा. इसके बैकवर्डनेस और स्टैग्नेशन के पीछे जो रीजन थे, जो फैक्टर्स थे वो 2 थे. एक था लैंड रिवेन्यू सिस्टम या सेटलमेंट, दूसरा था फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन. उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पर बस हमें एक तरीके से लूटा गया. 2 फोल्ड मोटिव क्या था ब्रिटेन का, रॉ मटेरियल्स को यहाँ से यूज करना, एक्सप्लॉइट करना, और जो इंडिया की जो पोटेंशियल मार्केट है उसको एक्सप्लॉइट करना, ब्रिटेन से सामान बनाकर इंडिया में लाकर बेचना. फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो फॉरेन ट्रेड जो थी हमारी इंडिया की वो शुरू से ही बहुत एमिनेंस बहुत अच्छी रही थी, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आती है तो ये जो एमिनेंस है ये खत्म हो जाता है. ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि हमारे यहाँ का जो ड्रेन था, धन पैसा जो था उसका ड्रेन हो रहा, वेल्थ जो था उसका ड्रेन हो रहा था, यानी वो हमारे यहाँ से दूसरी जगह एक तरीके से ब्रिटेन जा रहा था, सारा पैसा एक तरीके से बह रहा था पानी की तरह. कैसे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए और वॉर लड़ने के लिए जो ब्रिटेन गवर्नमेंट जो एक्सपेंस होता था वो सब हमारे यहाँ से वसूल किया जाता था टैक्स की फॉर्म में. डेमोग्राफिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमारी डेमोग्राफिक ऐसी थी जो एक स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी के लिए जरूरत होती है, बिल्कुल वैसी कंडीशन थी हमारी. बर्थ रेट और डेथ रेट जो था वो दोनों ही ज़्यादा था. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशन में सभी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही जुड़े थे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लैंड पर हेड जो था वो बहुत कम था हमारे पास, और इसका भी यूज सिर्फ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस के लिए ही किया जाता था, एक ऑक्यूपेशन या प्रॉफिट के लिए इसका यूज नहीं होता था. इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो एक कंट्री के इकोनॉमिक चेंज और सोशल चेंज के एलिमेंट्स होते हैं जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है. इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के लिए एक प्री कंडीशन है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा किसी भी कंट्री में ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो सकती. और हमारा जो इकोनॉमी का जो इंडियन इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी कॉलोनियल रूल के समय पे, क्योंकि उनकी जितनी भी पॉलिसीज थी वो सब इंग्लैंड के फेवर में थी. जब हमें 47 में आज़ादी मिली तो हमें एक ट्रिपल्ड इकोनॉमी मिली थी, यानी एक तरीके से अपाहिज इकोनॉमी कह सकते हैं. नेशनल और पर कैपिटा इनकम को मेजर करने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट नहीं डाला था. दादा भाई नौरोजी इंडिविजुअल पर्सन थे जिन्होंने इन कामों के लिए अपना एफर्ट डाला था. इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर हमने डिटेल में एग्रीकल्चर सेक्टर देखा जिसमें हमने पहला जो रीजन था स्टैग्नेशन का वो है लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा, जमींदारी सिस्टम के बारे में, रैयत वाली सिस्टम के बारे में, महल वाली सिस्टम के बारे में. उसके बाद लैकिंग ऑफ रिसोर्स जो सेकंड रीजन है, यानी हमारे पास रिसोर्स ही नहीं था तो प्रोडक्टिविटी घटती गई उसकी. और तीसरा जो रीजन था वो था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो कमर्शियलाइजेशन की वजह से कुछ स्टेट्स में तो प्रॉफिट हुआ लेकिन देश के सभी किसानों की कंडीशन ठीक नहीं हो पाई. स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे. आज की क्लास के लिए इतना ही था. ओके, चलिए, गुड बाय. ओके, थैंक यू.